शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो पहले 10 दिन तक मेरे पति मुझे कहते रहे कि हम दोनों में जब तक समझ पैदा नहीं हो जाती है तब तक हम साथ नहीं सोएंगे। मैंने भी सोचा था कि मेरा पति कितना अच्छा है, उसे केवल तन की भूख नहीं है बल्कि वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे कतराने लगे थे। मैं पास जाती थी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले जाते थे। बच्चे शहर से बाहर गए हुए थे, सो शाम को हम दोनों पति पत्नी ही घर में थे। श्रीमती पूछ रही थी क्या बनाऊं और मैं टीवी न्यूज़ में आंखें गड़ाए चुपचाप बैठा था। बार बार पूछने पर जब जवाब नहीं मिला तो वो भी थोड़ा सा नाराज़गी के साथ पास ही बैठ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज सब्जी मैं बनाता हूँ, जानती हूँ ना, वो झटपट वाली सब्जी। अरे हाँ, वही पापड़ की सब्जी, थोड़ी सी मलाई डालकर, समझी। मुझे मालूम था अब यदि नहीं उठा तो बस आज अच्छा खासा दंगल बनने वाला है घर। मन मार कर मैं उठा, किचन में गया और पापड़ सेके, प्याज काटे, लहसुन छीला और कढ़ाई में तेल डालकर बस सब्जी बनाने लगा। कुल 5 मिनट में तैयार हो जाती है ये सब्जी। नीलम ने रोटियां पहले ही सेक दी थी, सो मैंने ही 2 थालियों में खाना लगाकर सीधा बेडरूम में ले ही गया। नीलम ने झिड़कते हुए कहा, अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, मैं बस 60 की ही तो हुई हूँ, खाना मैं ले ही आती। अरे मैं लाया तो क्या हो गया, कभी कभी मैं भी तो सेवा कर लूँ। इतना बोलना था कि वो और तुनक गई। खैर, मैंने उन्हें मनाया और हम खाना खा ही रहे थे कि बाहर अचानक ही तेज आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। हाँ, पंडित जी की आवाज़ लग रही थी। हमारे घर से एक घर छोड़कर ही उनका घर है। मैंने कहा, ये पंडित जी किसको मारने की बात कर रहे हैं। हमने जल्दी से खाना खाया और बाहर आ गए। बाहर का नज़ारा बड़ा ही विचित्र था। गली वाले लोग सब चुप थे। पंडित जी बड़ी ही गंदी से गंदी गाली दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, मार साली को, इसका चोटी पकड़कर अंदर ले चल। कुछ माजरा समझ में आता इससे पहले ही पंडित जी, उनका लड़का और उनकी पत्नी, तीनों ही उस लड़की, हाँ पंडित जी के लड़के की पत्नी को भीतर ले गए। वहाँ मौजूद लोग धीरे धीरे कह रहे थे, यार कैसे लोग हैं, लड़की को इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, इस तरह से कोई करता है क्या। वैसे पंडित जी के लड़के की शादी अभी कोई साल भर पहले हुई थी। आमतौर पर कभी पंडित जी को ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना था। गली मोहल्ले में भी उनका उठ बैठ किसी से भी नहीं थी। बस कभी कभार जब उनको कोई काम होता या कहीं बाहर जाना होता तो हमारे पास आकर उनके पौधों को, विशेषकर तुलसी में पानी डालने के लिए ज़रूर कहकर जाते। मैं भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह तुलसी सहित सभी गमलों में पानी दे आता। वैसे भी घर में बागबानी करना मेरा शौक़ है। खैर, पंडित जी का आज का इस प्रकार का व्यवहार समझ में नहीं आया। गली मोहल्ले वालों को किसी को कोई मतलब नहीं था, सो एक एक करके सब अपने अपने घर में चले गए और मैं और नीलम भी अनमने से भीतर आ गए और उसी बारे में बात करने लगते थे। कारण समझ में नहीं आया था, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते थे। नीलम ने तो मुझसे कहा था कि पुलिस को फ़ोन कर दो, लेकिन मैं ही मना कर दिया था। मैं चाहता था उस मामले को समझना कि 1 साल में ही आखिर क्या हो गया। इसी प्रकार बातें करते करते हम दोनों ही सो गए। रात को अचानक ही मुझे लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दस्तक काफ़ी धीरे से दी जा रही थी। मैंने जाली में दरवाजे से देखा, कोई लड़की बाहर मुंह ढके खड़ी थी। धीरे से बोली, अंकल जी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे उठने की आवाज़ सुनकर ही नीलम भी पीछे पीछे ही आ गई थी। उस लड़की को मैं पहचान नहीं पाया था, लेकिन नीलम ने झट से पहचान लिया था। वो मुझसे बोली, अरे दरवाज़ा खोलो, ये तो पंडित जी की बहू है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो धीरे से अंदर आई और नीलम के गले लगकर सुबक सुबक कर रोने लगी।
स्थिति की नज़ाकत समझ मैंने उसे अंदर वाले कमरे में ही आने को कहा। वो नीलम को अपनी दास्तां बताने लगी थी। मैं भी बाहर बैठा सुन पा रहा था। वो कह रही थी, आंटी जी, मैं आपको कैसे बताऊं? आप मेरे कपड़े देख रही हैं ना? ये ब्लाउज फटा हुआ, ये देखो पेटीकोट किस तरह से नोचा है मुझे। वो धीरे धीरे रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, मुझे तो आज अपने ऊपर भी घिन आ रही है। कैसे घर में आ गई हूँ। जो बाप समान होता है ससुर, वो ही आज। इतना बोलते ही और फिर से रोने लगी। नीलम ने उसे चुप करवाया तो वो फिर से बोली, आंटी जी, आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ कोई भी नहीं करेगा, लेकिन यह सच है। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो पहले 10 दिन तक मेरे पति मुझे कहते रहे कि हम दोनों में जब तक समझ पैदा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग साथ नहीं सोएंगे। मैंने भी सोचा था कि मेरा पति कितना अच्छा है। केवल उसे तन की भूख नहीं है, बल्कि वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे कतराने लगे थे। मैं पास जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले जाते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार के कारण मैं भी आहत हो गई थी, सो मैं थोड़ा सा रिएक्ट करने लगी थी। एक दिन मैं सफाई कर रही थी कि उनकी मेडिकल फाइल मिल गई। उसमें डॉक्टर ने लिखा था परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड एंजियोस्पर्मिया। मैंने तुरंत गूगल किया, इसका अर्थ खोजा तो समझ आया कि वो पूरी तरह से नामर्द है, नपुंसक है और हमें धोखे में रखकर शादी की है, क्योंकि यह रिपोर्ट हमारी शादी के पहले की थी। मैं बाहर बैठा सारी बात सुन रहा था, अवाक सा रह गया था मैं यह सुनकर। नीलम ने यह सुनकर उससे कहा, देखो बेटा, आजकल सब बीमारियों का इलाज हो जाता है। डॉक्टर से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। वो टपाक से बोली, नहीं आंटी जी, नहीं हो सकता है अब इलाज। मैंने भी इनसे कहा था कि यह मेडिकल फाइल कैसी है। पहले तो आनाकानी करते रहे, फिर जब मैंने ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो एक नपुंसक हैं। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है और शादी करने के लिए भी मना किया था, लेकिन मम्मी पापा की जिद थी, सो तुमसे शादी कर ली थी। उस रात आंटी जी मैं खूब रोई थी। फिर उसे अपनी तकदीर समझकर मैं चुप बैठी, लेकिन पिछले 15 दिन से इतना कहकर वो फिर से रोने लगी थी। उधर बाहर फिर से पंडित जी की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। घर में लाइट हमने पहले ही बंद रखी थी, सो मैंने जाली वाले दरवाजे के पास से ही सुना। वो अपने लड़के से कह रहे थे, कहाँ गई हरामजादी, इन्हीं घरों में किसी में घुसी है, ढूंढ साली को। उसकी आवाज़ें शायद नीलम और उस लड़की तक भी चली गई थी, सो वो दोनों चुप हो गई थीं। मैंने भी कुछ ना बोलना ही उचित समझा। थोड़ी देर में बाहर से आवाज़ें बंद हो गईं। वो लड़की नीलम को फिर से बोली, पिछले 15 दिन से मेरे ससुर रोज़ाना मेरे कमरे में आकर अश्लील से बातें करने लगे थे। मैंने अपने पति से उस बात को कहा कि पापा का इस तरह से मेरे कमरे में आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत गंदी गंदी बातें मुझसे करते हैं। इतना कहना था कि मेरे पति ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और बोले कि घर में एक बच्चा तो चाहिए ना, बच्चा नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए चुपचाप जो वो कर रहे हैं मान लो और उनसे एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैंने तय किया कि तुरंत मेरे पीहर फ़ोन करके सब बताती हूँ। मैंने फ़ोन उठाया था कि मेरे पति ने मेरा फ़ोन छीनकर तोड़ दिया और कमरे में बंद कर दिया था। मैंने दरवाज़ा भी पीटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला था। मैं भी रोते रोते सो गई थी। तभी रात में मेरी सास आई थी कमरे में और बोली कि चुपचाप से तैयार हो जा, आज वो ही तेरे साथ यहाँ सोएंगे। मुझे हर हाल में एक बच्चा चाहिए बस। मैंने साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो मुझे मारने लगी थी, उनके साथ ससुर भी और पति ने भी मारा था। मैं बचाव के लिए घर से बाहर भागी आई थी, लेकिन पकड़कर वापस ले गए थे और फिर वो फिर से रोने लगी।
नीलम ने उसे सीने से लगाकर चुप कराया। वो बोली, ससुर आया था मेरे कमरे में, ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा था। मेरे कपड़े भी उसने फाड़ दिए। मैंने फूलदान उठाकर उसके सर पर मारा और बचकर अपनी छत पर जाकर छिप गई थी। मौका पाकर आपका दरवाज़ा खटखटाया था। किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर भागी हूँ। सारी बातें सुनकर मैं बाहर बैठा सोच रहा था, आदमी इतना कैसे गिर सकता है। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सीधे अंदर बेडरूम में उन दोनों के पास चला गया। बोला, देखो बेटा, तुम कहो तो अभी पुलिस में चलते हैं या फिर तुम्हारे पापा को फ़ोन कर लो। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। तभी उस लड़की ने एक निर्णय लिया और बोली, अंकल जी, एक काम और कर दीजिए, मुझे किसी तरह से बस स्टैंड छोड़ दीजिए ना, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, देखो बेटा, अभी ये लोग कुत्तों की तरह तुम्हें खोज रहे हैं। मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इनका मुकाबला कर सकूँ। ये लोग ज़रूर बस स्टैंड पर तुम्हें खोजेंगे, इसलिए अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं मौका देखता हूँ, फिर तुम्हें छोड़कर आ जाऊँगा। इतना कहकर मैं बाहर ही दीवान पर लेट गया। बाहर अब भी वो तीनों उसे ढूंढ रहे थे। सुबह के 4 बजे थे। तभी पंडित कह रहा था, चलो चाय पी लेते हैं, सुबह ढूंढेंगे उसे, जाएगी कहाँ। अपने लड़के से कहा, तू बस स्टैंड जाकर बैठ जा और जैसे ही वो दिखे उसका चोटी पकड़कर घसीट कर लाना। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, पिछली सीट पर नीलम को आधा से लिटा दिया और पीछे डिक्की में उस लड़की को बिठाकर चल दिया उसके गांव की ओर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या उस लड़की ने सही किया? और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।